अपोलो मिशन से जुड़े इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्टों ने इस मिशन के दावों को झूठा करार दिया था, जिसके लिए उन्होंने कई तर्क भी दिए थे। इस वीडियो में हम आपको इस मिशन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां और राज बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। अपोलो मिशन से जुड़े इस राज को जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो। खैर, जो भी हो, मगर कुछ वाकये ऐसे भी हैं जो इस मिशन की शुरुआत से ही संदेह पैदा करते रहे हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है थॉमस बैरन और उनके परिवार की मौत। हालांकि यह मामला अप्रैल 1967 का है, यानी कि अपोलो 11 से 2 साल पहले का। कौन थे थॉमस बैरन? क्या था उनकी मौत का इस मामले से कनेक्शन? हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं अपोलो 1 मिशन की उस दुर्घटना के बारे में जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। नासा की अपोलो 11 से पहले अपोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मिशन भी हो चुके थे, जिसमें सबसे पहले अपोलो 1 मिशन की तारीख 21 फरवरी 1967 को तय की गई थी। इसके पहले जनवरी में इस मिशन के तीनों यात्री दल का रिहर्सल होना था। ये 3 अंतरिक्ष यात्री थे विर्गिल इवान ग्रीमस, एड वाइट और रोजर कैफी। अपोलो 1 का यह मिशन अंतरिक्ष यात्रा के लिए जरूरी था, मगर इस मिशन में चंद्रमा की यात्रा नहीं थी, बल्कि सिर्फ प्रक्षेपण प्रक्रिया की जांच, भूमि केंद्र द्वारा यान नियंत्रण और मार्गदर्शन की जांच था। 27 जनवरी 1967 को इन तीनों यात्रियों को इसका रिहर्सल करना था। तय समय पर तीनों अंतरिक्ष यात्री ग्रीसम, वाइट और कैफी अंतरिक्ष सूट पहनकर रिहर्सल के लिए यान के अंदर पहुंचे। दोपहर 1 बजे वो अपनी सीट बेल्ट बांधकर जांच के लिए तैयार हो गए। 2:45 पर यान को सील कर दिया गया और यान की हवा को निकाल ऑक्सीजन भरी जाने लगी। इस दौरान यान में ऑक्सीजन का दबाव इतना ज्यादा हो गया था कि इन तीनों यात्रियों और नियंत्रण कक्ष के बीच संपर्क टूट गया। इस वजह से जांच को 5:40 तक स्थगित कर दिया गया। 6:20 तक उल्टी गिनती जारी थी, लेकिन 6:30 को फिर किसी वजह से उल्टी गिनती रोकनी पड़ी। तभी 6:31 पर नियंत्रण कक्ष ने रोजर कैफी को चिल्लाते हुए सुना। उन्होंने कहा कि कॉकपिट में आग लग गई है, हम जल रहे हैं। इसके कुछ सेकंड बाद एक तेज चीख के साथ संपर्क पूरी तरह टूट गया। टीवी के मॉनिटर पर वाइट को यान का द्वार खोलने की कोशिश करते देखा गया। यान इस तरह से बना था कि द्वार अंदर की ओर खुलता था, लेकिन ऑक्सीजन का दबाव बाहर की ओर होने की वजह से खुल नहीं रहा था। वहीं दरवाजे को खोलने के लिए यात्रियों को कई बोल्ट खोलने थे, मगर उन्हें इतना समय ही नहीं मिला। ऑक्सीजन की वजह से आग तेजी से फैली और सिर्फ 17 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। यान बिना प्रक्षेपण के ही जलकर खाक हो गया। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। आग इतनी भयानक थी कि वाइट और ग्रीसम के सूट पिघलकर एक दूसरे से जुड़ गए थे। यात्रियों को बाहर निकलने के लिए कम से कम 5 मिनट चाहिए थे और उन्हें मिले थे सिर्फ 17 सेकंड। मगर बिल केसिंग ने अपनी किताब में इस दुर्घटना के बारे में भी खुलासा करते हुए लिखा है कि यह महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि साजिश के तहत इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की हत्या की गई थी। उन्होंने कहा कि नासा को शक था कि ये तीनों अंतरिक्ष यात्री उसके इस झूठे अभियान का पर्दाफाश करने वाले थे, मगर उसके पहले ही इन तीनों को मार दिया जाता है। कहा जाता है कि इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों में से एक इवान ग्रीसम को इस मिशन में गड़बड़ी का कुछ आभास हो गया था। उन्होंने शंका जाहिर की थी कि यह मिशन उनके द्वारा पहले किए गए अन्य मिशन से कुछ अलग हो रहा है। कहते हैं कि इसके बाद इस मिशन से संबंधित 740 इंजीनियरों को बदल दिया गया, मगर कुछ गलत का अंदेशा होने के बावजूद 27 जनवरी को ग्रीसम बाकी दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इसके कैप्सूल में चले गए और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान में तीनों अंतरिक्ष यात्री जल गए। अब आते हैं थॉमस रोनाल्ड बैरन यानी थॉमस बैरन पर। बैरन
अपोलो स्पेस शिप के निर्माण के लिए उत्तरदायी एजेंसी नॉर्थ अमेरिकन एविएशन के गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा निरीक्षक के रूप में काम कर रहे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस दुर्घटना के 1 महीने पहले ही यानी दिसंबर 1966 में बैरन ने अंतरिक्ष एजेंसी के एक कर्मचारी से शंका जाहिर करते हुए कहा था कि कोई मारा जाने वाला है। इसके बाद उन्हें 5 जनवरी 1967 को इस नासा से निकाल दिया जाता है। मगर बैरन को साजिश का आभास हो गया था, इसलिए निकाले जाने के बावजूद वो चोरी छुपे इस मामले से जुड़े लोगों से अंदर की जानकारी लगातार ले रहे थे। अपनी इन जानकारियों के आधार पर 27 जनवरी 1967 को हुई इस दुर्घटना के एक दिन पहले यानी 26 जनवरी को बैरन ने एक अखबार के संपादक से कहा था कि मुझे अंतरिक्ष यात्रियों की जान का डर है। यानी करीब करीब उन्होंने इन यात्रियों को मार दिए जाने की साजिश का खुलासा कर दिया था। कहा जाता है कि इस हादसे की जांच के लिए बनाई गई समिति ने बैरन को भी अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिसके बाद थॉमस बैरन ने करीब 500 पेज की अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसे जांच दल के सामने प्रस्तुत किया। मगर बैरन की रिपोर्ट देखने के बाद जांच दल के अध्यक्ष ऑलिन टीग का रवैया काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने बैरन को उनकी रिपोर्ट वापस करते हुए कहा कि हमें इस रिपोर्ट को प्रिंट करना होगा, जो काफी महंगा पड़ेगा। उनका यह जवाब सुनकर बैरन चौंक गए। इसके बावजूद बैरन ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस हादसे से जुड़े जानकारियों को एकत्र करना जारी रखा। कहा जाता है कि बैरन अपनी 500 पेज की रिपोर्ट को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की योजना बना रहे थे। मगर इसके पहले ही 28 अप्रैल 1969 को थॉमस बैरन, उनकी पत्नी और उनकी सौतेली बेटी तीनों की एक संदिग्ध कार हादसे में मौत हो जाती है। हादसे के बारे में कहा जाता है कि उनकी कार रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त एक ट्रेन से टकरा गई थी, जिसमें इन तीनों की मौत हो गई। हादसे की जांच में सामने आया कि थॉमस बैरन, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों की खोपड़ी में जबरदस्त फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। इतना ही नहीं, जिस ट्रेन से उनकी कार की टक्कर हुई थी वो ट्रेन भी नासा का ही कुछ सामान लेकर जा रही थी और उस वक्त उस ट्रेन में इंजन के अलावा बस एक कार्गो बॉगी लगी थी। बैरन के एक रिश्तेदार ने बताया कि हादसे से कुछ दिनों पहले बैरन ने उनसे कहा था कि उन्हें धमकी दी जा रही है और उनका पीछा किया जा रहा है। वहीं उनके पड़ोसियों का कहना था कि जिस रात यह हादसा हुआ उसी रात बैरन के घर में 2 व्यक्तियों ने घुसकर कुछ तोड़फोड़ की थी और उनके घर की तलाशी ली थी। बिल केसिंग ने अपने किताब में इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि मेरा मानना है कि थॉमस रोनाल्ड बैरन की हत्या की गई है क्योंकि उनके पास इस अपोलो परियोजना की सच्चाई के बारे में बताने के लिए कुछ था। खैर, जो भी हो, बैरन क्या जानते थे, उनकी मौत कैसे हुई, उनकी मौत के बाद उस 500 पेज की रिपोर्ट का क्या हुआ, ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो इस हादसे के 52 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वैसे ही हैं। वहीं हादसे में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की जान जाने और सबसे मुखर आलोचक बैरन की मौत के बाद नासा ने एक बार फिर चांद की धरती पर कदम रखने वाले व्यक्ति की नए सिरे से खोज शुरू कर दी और इसके 2 ही साल बाद अपोलो 11 के साथ चांद की धरती पर इंसान ने कदम रख दिया। अपोलो 11 की सफलता के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके बाकी दोनों साथी अमेरिका में हीरो बन चुके थे। उन्हें तमाम पार्टियों में बुलाया जाता था, लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते थे, उनके ऑटोग्राफ लेते थे। मगर धीरे धीरे इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने इस तरह की पार्टियों में जाना बंद कर दिया और लोगों से मिलना जुलना भी काफी कम कर दिया। कहा जाता है कि एक बार एक पार्टी में किसी ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग से उनके चांद पर जाने का कुछ अनुभव जानना चाहा तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की आंखों में आंसू आ गए और इसके बाद वो बिना कुछ जवाब दिए उस पार्टी से चले गए। उसके बाद उन्होंने लोगों से मिलना जुलना काफी कम कर दिया। मगर मिशन 11 की सफलता पर कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्टों द्वारा लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उस वक्त और जुड़ गई जब 2015 में मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर और आइज वाइड शट जैसी फिल्मों के निर्देशक स्टैनले क्यूब्रिक का एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया। हालांकि स्टैनले क्यूब्रिक की मौत 1999 में ही हो चुकी थी, मगर उनका यह वीडियो 2015 में अचानक किसी ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो में वो इंटरव्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं
जिसमें उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले से जो बात कही उससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। दरअसल वो इंटरव्यू लेने वाले शख्स से कह रहे हैं कि उन्होंने चांद जैसे दिखने वाले एक सेट पर अंतरिक्ष यात्रियों के उतरने की फिल्म बनाने में नासा की मदद की थी। वीडियो में वो साफ कह रहे हैं, हमने अमेरिका की जनता के साथ बड़ा धोखा किया था जो मैं अब बताने जा रहा हूं। इसमें अमेरिका की सरकार और नासा दोनों मिले हुए थे। चांद तक उतरने का वो वीडियो झूठा था, वो सब कुछ झूठा था, उसे मैंने ही फिल्माया था। हालांकि इस वीडियो में जो शख्स ये बातें बोल रहा है वो स्टैनले क्यूब्रिक ही था, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे, मगर वो शख्स और उसकी आवाज दोनों स्टैनले क्यूब्रिक से हूबहू मेल खा रहे थे। इस वीडियो ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्टों के दावों को और मजबूत कर दिया कि अमेरिका का चांद पर जाने का दावा झूठा था। इतना ही नहीं, साल 1968 में स्टैनले क्यूब्रिक की एक फिल्म आई थी 2001 अ स्पेस ओडिसी, जो इसी तरह की स्पेस से संबंधित एक साइंस फिक्शन फिल्म थी। और इस फिल्म के रिलीज होने के अगले ही साल नासा ने चांद पर पहुंचने का दावा कर दिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस वीडियो को बनाने के महज 4 दिन बाद ही स्टैनले क्यूब्रिक की मौत हो जाती है। इस बात का दावा भी इस वायरल वीडियो में किया गया है। दोस्तों, हम ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे कि नासा का ये मिशन झूठ था या सच, मगर इस मिशन से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हम और काफी कुछ रोचक जानकारियां हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। नमस्कार।